के साथ अब जो नेक्स्ट पैनल शुरू होने वाला है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जिम्मेदारी उनकी भी बड़ी है क्योंकि नई जिम्मेदारी उनको भी मिली है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को लेकर खासकर किस तरीके से आगामी रणनीति उनकी है 2024 को लेकर खासकर किस तरीके की तैयारी उनकी है, क्योंकि जब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो न सिर्फ बीजेपी न कांग्रेस भी उसी टारगेट पर चल रही है और ये देखना होगा कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में कमान आई है, करण महाराज साहब के कमान आई है हाथ में, तो फिर वो किस तरीके से आगामी चीजों को देख रहे हैं, उत्तराखंड के लिहाज से वो क्या कुछ सोचते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी क्योंकि ये मंच सज चुका है और इसी मंच से हम बात कर रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 चैनल, लोगों की पहली पसंद, न सिर्फ टीआरपी में 1 बल्कि लोगों की पसंद में भी नंबर 1। तो ये हम आपको बता दें, ये वो मंच है जहां से हम तमाम सवाल दाग रहे हैं और इसी मंच से हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष जो है वो क्या करने की सोच रहा है आगे 2024 में और किस तरीके से विपक्ष जो है उठकर सत्ता में आएगा। ये तमाम चीजें जो हैं इसी मंच से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं जरा आप सभी से ये दरख्वास्त करूंगी, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर आप बैठ जाइए ताकि हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करवा पाए। तो प्लीज आप जो भी, मैं जिन लोगों को खड़ा देख पा रही हूँ, प्लीज जरा अपनी सीट पर आप बैठ जाएंगे तो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम बेहतर तरीके से चला पाएंगे। प्लीज आप अपनी अपनी सीट्स ले लीजिएगा। मेरी एक बार फिर से आप सभी से दरख्वास्त है, जो भी अभी मुझे लोग नजर आ रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट्स ले लीजिएगा ताकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर पाए। और इस वक्त अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महाराज जी को। प्लीज आप मंच पर आइएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। करण महाराज, नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और ये नई जिम्मेदारी में किस तरीके से काम हो रहा है। और मैं चाहूंगी इस वक्त हमारे सीबीयू अभय ओझा जी प्लीज मंच पर आइए। अभय सर प्लीज मंच पर आइएगा, अभय सर प्लीज मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज सर मंच पर आइएगा और स्वागत यहाँ पर पहले कीजिएगा। और स्वागत पहले यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर हम पैनल की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रख रहा है, तमाम चीजें करण महाराज जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी अनुज को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि इस सेशन की हम शुरुआत कर पाएं और यहाँ पर सवाल जवाब का जो सिलसिला है अब शुरू होने वाला है और ये पैनल जो है मेरे सहयोगी अनुज जो है वो शुरू करेंगे। यहीं से एक बार फिर से प्रश्न दागे जाएंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया शिल्पा। करण जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर। जब आप मंच पर आ रहे थे तो यहाँ पर आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी, उन्होंने अच्छा खासा माहौल बनाया। प्रदेश में भी ऐसे ही माहौल बन रहा है क्या? प्रदेश में आप देख रहे होंगे, जब से मैंने चार्ज लिया है लगातार हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और मेरे युवा साथियों ने विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सरकार को कई विषयों में हम बैकफुट पर लाने में कामयाब रहे हैं और जो विपक्ष की भूमिका होती है अंकुश लगाने की, उसमें हम थोड़ा बहुत अभी कामयाब दिख रहे हैं। युवाओं की बात आप कर रहे हैं, युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या इस बार कुछ कमाल हो पाएगा क्या? आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी और निगाहें टिकी हुई हैं कि पार्टी को, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए प्रदेश में। निश्चित ही फर्क पड़ेगा क्योंकि जो नव संकल्प हमारी बैठक हुई थी उदयपुर में, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसमें जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें 50 वर्ष और उससे नीचे के साथियों को कम से कम 50% सीट्स देने की बात हुई है, मतलब उनको स्थान देने की बात हुई है और उस पर हम हल्के हल्के आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने जो पार्टी का हमारा संगठनात्मक गठन है जी, उसको मैंने चार्ज लेने के दिन ही कहा था कि हम अगस्त और सितंबर लास्ट तक उसको हम पूरा करेंगे। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसको समझते हुए हम चाहते हैं कि प्रदेश में सुशासन हो और जो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे लोकहित हो, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की हम पहरेदारी कर सकें, उसके लिए हम समय ले रहे हैं क्योंकि विपक्ष में लड़ाके चाहिए जो सत्ता पक्ष से अपनी बातें बेबाकी से रख सकें
लड़ सके। और जैसा कि सत्ता पार्टी है, 2 बार लगातार उनको मैंडेट मिला है, वो लोग जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से उनका गठन में, उनको मूक रहने वाले यस मैन चाहिए, तो वो जल्दी इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसीलिए हम समय ले रहे हैं और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई कहीं और भी हो रही है। जब भी उत्तराखंड कांग्रेस की बात आती है तो कहते हैं कि भाई अंतर्कलह बहुत है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। मैं कामयाब हूँ अभी तक, तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरे चार्ज लेने के बाद शुरू के 1 आध महीना आप छोड़ दीजिए, इधर से 1.5 महीने से तो मैं काफ़ी शांति देख रहा हूँ। और मतलब आप ये मानते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा था? निश्चित ही था, और मुझे बेबाकी से इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। आप देखिए, चुनाव से पहले पुलिस के परिवार नाराज थे पे ग्रेड को लेके, शिक्षक और कर्मचारी नाराज थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जी, रिटायर्ड कर्मचारी परेशान थे गोल्डन कार्ड में आ रही समस्याओं को लेकर, और बीजेपी बैकफुट में थी, इसीलिए 3 मुख्यमंत्री जी, चेहरे आए जी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी घबराहट में थी। इतना सब कुछ होने के बाद हम कामयाब नहीं रहे फसल बोई हुई फसल को काट के घर तक लाने में, तो कहीं ना कहीं हम में कमी थी, उस बात को मैं स्वीकार करता मैं हूं। इसी पर आ रहा था, जब इतना बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, आप लोगों के तो पाले में गेंद थी, फुल टॉस बॉल थी, छक्का मारना था आपको। मैंने वही बोला कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, हमने जो मेहनत करके फसल हमारे कार्यकर्ताओं ने बोई थी उसको हम काट कर अपने घर तक लाने में कामयाब नहीं रहे, इसीलिए फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। और आपको जल्दी ही एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के कैरेक्टर में दिखाई देगा। हम लीडर बेस्ड पार्टी से कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को मूव कर रहे हैं, और इसीलिए हर चीज में थोड़ा समय लग रहा है। संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? चुनौती बहुत बड़ी है आपके सामने। मैं लगातार दौरे कर रहा हूं। जब बना था तो मैंने 13 दिन की गढ़वाल यात्रा की थी। अभी मैं आपके कार्यक्रम में अध्यक्ष जी को बोलते हुए देख रहा था, ऑल वेदर रूट की बात कर रहे हैं जी। 4 धाम यात्रा की उन्होंने बात की। मैंने अपना 20 से दौरा खत्म करके प्रेस करने के लिए मुझे देहरादून आना पड़ा। ऑल वेदर रोड के जो हालात थे, जगह जगह स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, प्रो एक्सीडेंटल जोन्स बने हैं, और मैंने सतर्क किया था कि जगह जगह चट्टानें टूट के गिरी हुई हैं। अचानक सड़क साफ बड़ी सड़कें तो लोग स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का ध्यान नहीं रखा गया है बेंड्स में, और गाड़ियां बाहर खाई की ओर को खींच रही हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी तो कहती है कि सड़कों का जाल बिछा रखा है और हमने बहुत बेहतर सड़कें गांव तक सड़कें पहुंचा रखी हैं। इसीलिए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो आंकड़ा राज्य बनने के बाद 106 से ऊपर नहीं गया था 4 धाम यात्रा में मृत्यु का जी, वो इस बार 2 महीने में 200 से ऊपर चले गया। एक्सीडेंट्स भी बढ़े, तोता घाटी पे एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, उसके बाद भी कई एक्सीडेंट्स हो गए। उसके अलावा 4 धाम यात्रा में मैंने एक स्पष्ट कहा था, पढ़े लिखे लोगों का राज्य है उत्तराखंड। जी, जी। मैंने आशंका जताई थी कि जब मैं यात्रा में गया हूं तो वहां ऑक्सीजन की कमी है, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे जी। ये विपक्ष का काम है सलाह देना, हमारी हर बात विरोध करना नहीं होती। विपक्ष जब कोई चीज कहता है वो सलाह के रूप में भी होती है। हमने कहा था पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे। जो आज देहरादून में रह रहा है उसको पता नहीं, जब वो ऊपर जाएगा, चोटियों में जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके फेफड़ों की क्या कंडीशन है। और ये डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे। मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात कही थी, तात्कालिक सरकार के मंत्री लोगों ने मजाक उड़ाई। उन्होंने कहा करण मेहरा केवल विरोध की बात कर रहा है, और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कार्डियक अटैक से और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें गई, और उसके बाद सरकार चेती। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, उत्तराखंड का सवाल था, क्योंकि 4 धाम यात्रा हमारा फेस है। पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं, पूरी दुनिया से लोग इस यात्रा में आते हैं, और वो क्या इफेक्ट और क्या इंप्रेशन लेके इस राज्य का जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ठीक है, मन से आप ऐसी बातें बता रहे हैं, ठीक बात है। जब इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी है आप, उत्तराखंड में विपक्षी दल हैं आप अगर जनता के सामने एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं तो कमी तो आपके अंदर है। आप गलत कह रहे हैं। मैंने बोला कि मैं आधी यात्रा छोड़ के वापस देहरादून आया था प्रेस करने के लिए जी। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी इस पर पत्र लिखा, मैंने राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन प्रेषित किया। विपक्ष और क्या करेगा? आपके पास मीडिया के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश, विरोध करने में राज्यपाल के घर का घेराव करना, राज्यपाल भवन में जाके अपना ज्ञापन देना, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना।
मंत्रियों का जब जवाब मजाक में आता है तो प्रेस और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उनका बाद में कहीं ना कहीं उत्तर देना चाहिए कि करण मेहरा ने ये कहा था, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, आपने उस दिन स्टेटमेंट दिया था, आज ये असर आया है। क्या ये मीडिया का काम नहीं है कि वो ये बात का प्रश्न का उत्तर मंत्री से ले? विपक्ष से क्यों जिम्मेदारी फिक्स करी जा रही? सत्ता पक्ष से जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ना। ठीक बात है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन चूंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं यहाँ पर और इतनी बड़ी पार्टी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी है। प्रदेश सरकार, ठीक है, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं मैं जरा समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या एक ही कारण से वो एक्सीडेंट हुए, उनके कारण भी दूसरे हो सकते हैं? मैंने पहले ही स्पष्ट किया था, एक्सीडेंटल जोन्स बने हुए हैं, ये टेक्निकल इशू है, ये करण मेहरा नहीं तय कर सकता, लेकिन वो बने हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं। मैंने कहा कि जो मोड़ है उसमें सेंटीमीटर फोर्स रखा जाता था, उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस पूरी ऑल वेदर रोड में वो समतल बैंड्स काटे गए हैं। निश्चित है कि जो स्पीड से आएगा वो खाई की ओर को उसकी गाड़ी खींचेगी। क्यों ध्यान नहीं रखा गया, सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया, या जो देखने टेक्निकली जिनको उसका ध्यान रखना चाहिए क्यों नहीं देखा गया, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी होगी, पोस्ट कोविड इफेक्ट तो सबको पता है ना, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। जब एक बात को किसी भी व्यक्ति ने, वो मैं नहीं कह रहा कि विपक्षी दल होने के नाते, कोई भी साधारण व्यक्ति भी अगर किसी और को इंगित करता है और बताता है कि इसमें ऐसा हो सकता है, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी तो होते थे, पहले मेडिकल के छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए हम देखते थे। मैं जिस दिन यात्रा में गया था, केदारनाथ यात्रा में, तो पहले दिन था और दूसरे दिन पहले दिन कपाट खुलने थे। उस दिन वहां रात के 10:30 बजे तक लाइट नहीं थी। आपके भी जो वहां प्रतिनिधि थे वो भी परेशान थे कि हम अपनी न्यूज़ कैसे भेजें। 10:30 बजे रात तक बारिश का मौसम था और महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे। 1150 कुछ मीटर का वो रेंज है जिसमें दरसालू जो है लाइन लगा के खड़े होते हैं। उस पूरी दूरी में, मतलब लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, कहीं शौचालय नहीं बना है। जो लाइन पे लगाया हुआ है खुले आसमान के नीचे उतनी ठंड में, अगर उसको जाना है, बाहर जाना है, दिशा पे जाना है, उसके लिए क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और हमारा विपक्षी होने के नाते क्या ये फर्ज नहीं है, हम इसको कहने के बावजूद भी किसी किस्म की व्यवस्था नहीं की गई थी। और ये हमारे लिए दुख का कारण इसलिए कि हम सहन कर लेंगे, लेकिन जो बाहर से आते हैं, मैंने कहा ये हमारा फेस है, जो बाहर से आता है वो उत्तराखंड का क्या इंप्रेशन लेके जा रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जी, हरक सिंह रावत कहीं नहीं दिखाई दे रहे? निश्चित ही नहीं दिखाई दे रहे। किसी कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं देते? क्या ये दूरियां कैसी? ये दूरियां नहीं हैं, ये एक एजेंडा है और कार्य करने का तरीका है। इस पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण बनाया गया है भय का। नारायण राणे बीजेपी छोड़ते हैं, 6 दिन में सीबीआई की जांच बैठ जाती है, उनके घर पे छापा पड़ जाता है, ईडी की जांच बैठती है, नारायण राणे वापस जाते हैं, आज तक उसका स्टेटस पता नहीं। येदुरप्पा बीजेपी छोड़ते हैं, ईडी की उनके बेटे और उन पर जांच बैठती है, वापस बीजेपी जाते हैं, उस जांच का स्टेटस आज तक किसी को, शायद आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष में मजबूती से काम करने की कोशिश करते हैं, उनकी फाइल्स खोली जाती है और अच्छा है, इससे अंकुश लगेगा कई चीजों में। लेकिन मेरा ये कहना है कि समदृष्टि राजा की होनी चाहिए, सत्ता की होनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी का है, उस पार्टी का व्यक्ति अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चश्मा एक ही ओर को देखने वाला नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये पूरे देश का एक माहौल बन गया। मीडिया विपक्ष से क्वेश्चन करता है। 7 साल की गवर्नमेंट में केंद्र सरकार की 9 सरकारें गिरी हैं। और मैं याद है, मैं छोटा बच्चा होता था लखनऊ, जब मैं सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ता था, इंदिरा गांधी जी ने जनसंघ की सरकार को गिराया था। 79 की बात है, 78-79 की बात है। 3 मल्लाहों की मृत्यु पे कत्ल हुआ था मलिहाबाद पे। तो एक ठेले में चाट बेचने वाला भी इस बात को कह रहा था, जब मैं, क्योंकि हम लोगों को उन दिनों 50 पैसे या ऐसे कुछ मिलता था, तो हम बड़ी चीज नहीं खा पाते थे, तो चना मिलता था, अंकुरित चना, तो वो नींबू वीबू डाल के देते, तो वही खा लेते थे। तो बात हो रही थी, तो वो चने बेचने वाला बोलता है कि गलत क्या मैडम, हैं बहुत अच्छी, स्ट्रिक्ट हैं, बहुत अच्छी इंदिरा गांधी, लेकिन सरकार नहीं गिरानी चाहिए थी, ये गलत काम हुआ।
उसमें और आज के डेट में ये फर्क है, जब कोई सरकार गिरती है हम लोग चटकारे लेते हैं, ओए कितने विधायक बिके, कितने करोड़ में बिके, अब देखना इसकी सरकार बनेगी इसकी। हम ये नहीं कहते कि गलत हुआ, चुनी हुई सरकारें नहीं खरीदी जानी चाहिए, विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय नहीं है आज चाहे वो मीडिया है चाहे आम पब्लिक है, वो मजे लेती है कि अब ये 2020 का मैच हो रहा, देखते हैं किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पर लोकतंत्र कमजोर होता है। और जो हरक सिंह जी का आपने विषय लिया, मैं इसी उस पर आ रहा हूँ कि उनके ऊपर भी कई किस्म के अखबारों में हम देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, ये जांच बैटरी, ये जांच बैटरी, वो जांच बैटरी। तो हो सकता है उनका और बीजेपी के अंदर कुछ खींचतान हो रही हो, क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ नहीं दिख रहे, वहां भी नहीं दिख रहे। भगत सिंह कोश्यारी जी खुद उनसे मिलने गए थे, मैं स्वयं उनसे मिलने गया था। कई किस्म की बातचीत है, राजनीति है और अपना अपना तरीका है। हरक सिंह जी हमेशा एक नया कलेवर लेके आते हैं। मिलने गए थे, क्या बात हुई? मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ वो विधायक भी रहे हैं और मुझे पक्ष उनके विपक्ष में भी और साथ में रहने का भी मौका मिला है। तो एक शिष्टाचार भेंट भी थी और मैं काफ़ी समय से उनसे मिला भी नहीं था। अध्यक्ष बनने के बाद मैं एक शिष्टाचार भेंट के लिए उनके पास गया था। टीम का कप्तान चुन लिया गया, टीम कब तैयार होगी? मैंने बोला जिस दिन मैंने चार्ज लिया था कि मैं अगस्त से सितंबर तक का टाइम लूँगा। 4 को एक हमारा बड़ा प्रदर्शन है रामलीला मैदान में दिल्ली, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम उसकी तैयारी में हैं। साथ साथ मेरा होमवर्क भी चल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमको बेबाकी से अपनी बात कहने वाले लोग चाहिए। तो उसके लिए मैं हल्के हल्के लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो लोग मुझे लगेगा कि बीजेपी से बिना भय के लड़ सके, उस टीम को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 दिन का वक्त लग गया आपको ढूंढते ढूंढते, अभी कोई मिला नहीं? मुझे मिला, मैंने कहा मेरा होमवर्क चल रहा है, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ। मुझे 400 450 लोगों का जैसे पहले संगठन था वो बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मैं छोटा और इफेक्टिव संगठन बना के दूंगा। कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं और लगातार आज़ादी के बाद से लीडर बेस्ड पार्टी रही है कांग्रेस। हम उसमें एक चेंज लाने की कोशिश ऐसे ही बीजेपी को मौका मिल जाता है ना, उन्होंने तो बना लिया। अब वो कहते हैं, कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं। मैंने बोला वहाँ यशमैनशिप है। अभी आपके कार्यक्रम में देख रहा था, अध्यक्ष जी कह रहे थे हमारे यहाँ बहस होती है लेकिन निर्णय होने के बाद कोई कुछ नहीं कहता और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई भी निर्णय हो, अगर उसमें किसी कोई अपने को असहज महसूस करता है तो उसकी अपनी बात बाकी से कहने का कांग्रेस पार्टी में दिक्कत यही है कि कहते बहुत ज्यादा हैं। अब ये अपना अपना नजरिया है सर। मेरी नजर में पार्टी का लोकतंत्र है, अंदरूनी लोकतंत्र है। हमारे यहाँ किसी को दबाया नहीं जाता। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी किसी को बना दिया जाए और पूरी पार्टी चुप रहे। जिन्होंने पार्टी को पैदा किया उसमें कई नाम हैं, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और भी अनेकों नाम हैं जिन लोगों ने इस पार्टी को जन्म दिया, इस विचारधारा को जन्म दिया। आज वो कहाँ है किसी को पता भी नहीं। वो अपनी बात आज भी पद से हटने के बाद भी अपनी बात बेबाकी से रखने में दिक्कत में है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हमने देखा है प्रवीण तगुड़िया का क्या हाल हुआ है जी। तो वहाँ अनेकों उदाहरण हैं और हमारी पार्टी में इस तरीके की कार्रवाई नहीं करी जाती, ना ही किसी को भय में रखा जाता है। थोड़ा सा बोलने की ज़्यादा आज़ादी है, ये आपने ठीक कहा। और आज़ादी हमारे यहाँ इसलिए है कि हम देश के साथ साथ पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, पता चला किसने किया? देखिए, बंद वोटिंग होती है राष्ट्रपति की। राज्यसभा की जो वोटिंग होती है वो ओपन वोटिंग होती है, उसमें दिखाया जाता है किसको वोट दिया। इतने भवसागर में जिसमें पूरे देश के विधायकों के वोटों की काउंटिंग होती है, वहाँ संभव नहीं है पता चले। लेकिन मैंने आगे बढ़ के अपील की थी, मैंने और CLP ने, कि जो है जिसने पीठ में खंजर भोंका है उसमें अगर इतना दम है या बीजेपी का इतना बड़ा भक्त है तो उसको सामने आके खुद अपनी बात रखनी चाहिए। तो आपके लिए कहा जाता है कि आप एक समय पे हरीश रावत जी के मतलब अच्छे संबंध आपके थे, बहुत करीब थे। फिर कहा जाता है कि भाई आप प्रीतम जी के बड़े करीब रहे और अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ उनसे भी थोड़ी सी दूरियां हैं। दरअसल क्या है ना, जनता जानना चाहती है और आप लोगों को वोट देती है जनता। तो ये आपके यहाँ क्या चल रहा है वो भी समझना चाहेगी ना। स्पष्ट कर दूं, मेरे हरीश रावत जी से जैसे संबंध पहले थे वैसे आज भी हैं। मेरे जैसे प्रीतम भाई से संबंध पहले थे वैसे आज भी है। भूमिका अलग हो गई जी। हरीश रावत जी से जो संबंध है, मेरा
राजनीति में जो कदम उठा वो राज्य आंदोलनकारी के रूप में उठा। मैं राज्य के आंदोलन में, राज्य गठन के आंदोलन में, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, मैं आंदोलन में सक्रिय हुआ। वहां से मेरी भूमिका राजनीतिक हुई जी। हालांकि मैं राजनीतिक परिवार से हूं, लेकिन मैं राजनीति से इतर था, मैं अलग हटके था। और उसके बाद हरीश रावत जी ने मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई जी। मैं ब्लॉक प्रमुख था और प्रीतम भाई के संग जो नजदीकी बात कर रहे हैं, हम साथ में विधायक रहे हैं और मैं डिप्टी लीडर था। प्रीतम सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी हमारी सीएलपी होती थी। तो बीइंग ए कांग्रेसी और बीइंग ए डिप्टी लीडर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने अध्यक्ष के संग खड़ा दिखाई दूं, मैं अपने सीएलपी लीडर के संग खड़ा दिखाई दूं। जैसा आपने कहा कि बाहर झगड़े दिखाई देते हैं, करण मेहरा की कोशिश हमेशा यही रही कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा बयान या कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे बाहर कोई ऐसा मैसेज जाए कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और मैं अपनी जिम्मेदारी का 4.5-5 साल तक निर्वहन किया है। मैं पूरी ताकत से अपने अध्यक्ष के साथ और पार्टी के सीएलपी के साथ खड़ा रहा। सरकार के खिलाफ कैसे जो मुद्दे हैं उनको कैसे उठाने की सोचा है, क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? 2 मोर्चे होते हैं, एक सड़क पे और एक सदन में। सदन में आपने इस बार देखा होगा कि बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम हमारे एमएलएज आए थे उनके संग ट्रेनिंग सेशन भी चला था और हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु उठाने का काम किया। जैसे भर्ती घोटाला जो है, ये हमारे आदरणीय भुवन कापड़ी जी जो हमारे फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं, डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने सदन में उठाया था। और उसके बाद मैंने पीसीसी की तरफ से सचिवालय कूच किया, सचिवालय का घेराव किया और आज कई चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और ये अभी और आगे जाएगी। हम लोग उस लड़ाई पे पैनी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई है ये असल में वहाँ तक नहीं है। ये लड़ाई 2016 से है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैंने एज ए विधायक 2017-18 में इस विषय को विधानसभा में उठाया था और हाकम सिंह जो आज दिखाई दे रहा है ये आज का नहीं है। उसके मुंह में खून कब लगा, ये वहां से जांच होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, वो एक टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी था। हाकम सिंह का नाम फॉरेस्ट की भर्तियों में एफआईआर में आता है, उसके बाद वो मामला दब जाता है। अब इसका कनेक्शन है, एक आदमी फॉरेस्ट का अधिकारी हाकम सिंह फॉरेस्ट की भर्ती में, वो आदमी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाता है, 2 मेंबर्स इस्तीफा देते हैं। ये आरोप लगाते हुए कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में भर्ती में घोटाला हुआ है। मेरे द्वारा प्रश्न उठाने में बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेना चाहता हूं, स्वर्गीय पंजी, हमारे प्रकाश पंजी जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने सदन में स्टेटमेंट दिया है कि कॉपीज के संग टैंपरिंग हुई है और हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो मामला वहीं का, उनकी डेथ हो जाती है, बीमार होते हैं, डेथ हो जाती है और मामला वहीं का वहीं दबा रह जाता है। वही हाकम सिंह एक बड़े कद के साथ बड़ी चोरी में पकड़ा जाता है और उस हाकम सिंह के साथ आज बीजेपी के अध्यक्ष जी बड़ी उससे कहते हैं कि साहब हमने उसको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आपने जिस आदमी का नाम एक बार भर्ती घोटाले में एफआईआर में आ गया, उसको आपने जिला पंचायत का टिकट क्यों दिया? क्यों आपके मंत्री मुख्यमंत्री उसके संग मिलते हैं? क्यों प्रदेश के बड़े अधिकारी उसके होटल में जाके स्टे करते हैं जब उसका नाम एफआईआर में ऑलरेडी आ चुका था, एक बार दाग लग चुका था? तो जब तक हम हाकम सिंह और 2016 की भर्ती का कनेक्शन नहीं ढूंढेंगे तब तक ये जांच पूरी नहीं हो सकती और बड़े मगरमच्छ बचे रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम बहुत इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। 22 गिरफ्तारियां हो गई हैं, पहाड़ में एसटीएफ लगी हुई है। पहाड़ में कहावत है, मडू फोकिया लफी देखिए, मडुआ होता है ना, वो जब गिरता है तो खुद दिखाई देगा, कहता है मडू फोकिया लफी देखिए। छोटे लोगों को पकड़कर, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनता में आक्रोश है कुछ लोगों की गिरफ्तारी करके ये कह दिया जाए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद कुछ समय बाद पब्लिक भूल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, हम लगातार इस पर लड़ते रहेंगे। और मैंने कहा 2016 की भर्ती, एक आदमी का फॉरेस्ट का अधिकारी होना, उसके बाद उसका अध्यक्ष होना, भर्तियों में घोटाला होना, हाकम सिंह का नाम फॉरेस्ट की भर्ती में एफआईआर में आना और उसके बाद उसका बीजेपी के संगठन के एक बड़े पद पे बैठा होना, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। हम छोड़ने वाले किसी को नहीं हैं। अब ये कहते हैं कि पहाड़ की जवानी जो है खराब हो रही है। आपकी भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, पहले 1-1 चल रहा था, इस बार बैक टू बैक जीत गई बीजेपी, तो कुछ उद्धार हुआ नहीं जब से उत्तराखंड बना। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार रही, नारायण दत्त तिवारी जी ने
सिटकुल्स की स्थापना की ताकि यहाँ रोजगार उपलब्ध हो सके। और उन्होंने एक आदेश पारित किया कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को 70% आरक्षण, इसी उत्तराखंड के लोगों को उन फैक्ट्रीज में 70% भर्तियां जो हैं यहाँ के लोगों की, ये कदम था कांग्रेस का। लेट मी फिनिश। ये तो काम था कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी जी का। हरीश रावत जी आते हैं, उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क, जो सड़क की बात है कि सड़क पलायन का कारण है, आरएस को उसका मुखिया बनाया। हरीश रावत ने दूध में 4 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का प्रबंधन किया ताकि जो डेयरी चला रहे हैं, जो हमारी बहनें गांव में रहती गाय पालती हैं, वो अगर 10 लीटर दूध एक दिन का बेचती हैं तो उनको 40 रुपया प्रतिदिन सरकार भुगतान करे। वो चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने मेरे वृक्ष मेरे मित्र एक योजना चलाई, जिसको समझने की जरूरत है कि जितने वृक्ष आप अपनी भूमि में लगाएंगे उसका 300 रुपए के हिसाब से, एक साल अगर वृक्ष बड़ा हो गया, 1 या 3 साल के अंदर उसको उसका भुगतान उसकी एफडी का किया जाएगा, जो सरकार उस पेड़ को लगाने में लगा रही है। ये पलायन रोकने के छोटे छोटे कदम थे ताकि फॉडर जानवर को उसके गांव में, उसके घर में मिल जाए। और पलायन गाय की बात करके या गाय को दूध का पालन करके खेतों में फ्रूट्स के पेड़ लगा के हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें, यही तरीके हैं जिससे हम पलायन को रोक सकते थे। ये कांग्रेस ने काम किए। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, घसियारी योजना बन रही है, खूब अखबारों में छप रहा है, लेकिन घास ले जाने वाली महिलाओं से पुलिस और वहाँ के लोग घास को छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमको उस पर आंदोलन करना पड़ रहा है। घास काटने की परमिशन आप नहीं दे रहे हैं, जंगल में उगने वाली घास को हम अपने फॉडर के रूप में अपने जानवर को ले जाने नहीं दे रहे हैं, और सरकार मूक दृष्टि रख के बैठी है। विपक्ष के क्वेश्चन उठाने के बाद महिला कांग्रेस ने जब वहाँ धरना दे दिया, उसके 6 दिन के बाद जांच की बात हो रही है। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। और जहां पर महिला सशक्तिकरण के बिना हम ये नहीं मान सकते कि हमारा पलायन रुक सकता है। आज हमारी जो महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। इंदिरा अम्मा कैंटीन्स बंद होने की कगार पे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये इस प्रदेश के सरकार से और इस प्रदेश के मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए। और ये बीजेपी कांग्रेस से इतर होकर इसको हट के हमको उत्तराखंडियत पे बात करनी होगी। हम कह रहे पलायन की बात, मडुआ 12 से 13 रुपए केजी बिकता था। आप अगर 14-15 में के पहले अगर आप देखें, या 14 के पहले, हरीश रावत जी ने जिस दिन से पहाड़ी उत्पाद की बात कही, आज मडुआ 52 से 55 रुपए केजी बिक रहा है, क्योंकि आज मडुए को इंटरनेशनल उसमें ख्याति मिली है। और लोग अब मडुआ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चौलाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सोच समझने वाली सरकार के काम होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। मेरा अपने विपक्षी साथियों से ये सवाल है कि वो बताएं कि पलायन आयोग का नाम पलायन निवारण आयोग करने के अलावा उन्होंने क्या किया। विभागों के नाम का परिवर्तन करने से काम नहीं होता, विभाग में कार्रवाई होने से काम होता है। और वो अपने ऐसे काम बताए। हमने सिटकुल की जिक्र की, हमने दूध में प्रोत्साहन राशि की बात की, मैंने मेरा वृक्ष मेरा मित्र की बात कही। तो ये हमारे स्टेप्स थे, कांग्रेस के स्टेप्स थे, जिससे हम राज्य में पलायन को रोक सके। हमारे यहाँ इंदिरा आवास मिलता था। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था, मैं खुद 100 से 150 इंदिरा आवास बांटता था अपने ब्लॉक में। और हर गांव के गरीब को ये उम्मीद होती थी इस वर्ष शायद मेरा नंबर आ जाएगा। आप इसकी जांच कर लीजिए। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, ब्लॉकों में 3 से 4 आवास 1 साल के मिल रहे हैं। वो गरीब आज ताक के बैठा है, जिसका उन 150 में नंबर आता था। इतना सब कुछ काम किया, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाई, जनता विश्वास नहीं कर पाई। मैं बोल रहा हूं ना कि हम सच बेचने में कामयाब नहीं रहे, बीजेपी वाले झूठ बेचने में कामयाब रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगी आप मंच पर ही रहिए, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीबीएसओ का अभियोजक सर को, प्लीज मंच पर आएगा। और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी को, प्लीज मंच पर आइए। और यहाँ पर आपने समय दिया सर, बहुत शुक्रिया। और मोमेंटो इस वक्त यहाँ पर हम दे रहे हैं। ये बता दें आपको, इसी तरीके से यहाँ पर सिलसिला प्रश्नों का चलता रहेगा। और हमारे साथ कुछ और ख़ास लोग भी हैं, कुछ और ख़ास सरकार के नुमाइंदे भी हैं जो कि मंच पर विराजेंगे, और फिर एक बार फिर से जवाब होंगे, सवाल होंगे। बहरहाल जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा एक बार। सम्मान जो है वो हमारे अतिथियों का है ये, और अतिथियों का सम्मान इसलिए कि अपना कीमती समय जो है उन्होंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि समय की कीमत हम जानते हैं। और ये कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर।